Dear students, today we are starting some objective questions of NDA, JEE and CBSE, क्योंकि आजकल CBSE में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आने लग गए हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, तो उसके हिसाब से और बाकी कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से तो हमने पहला टॉपिक किया था रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम रिलेशन फंक्शन के कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं NCERT एग्जाम्पलर के और अन्य बुक्स के, उनको हम कोशिश करते हैं। बाकी आप ट्राई करिए, जो आपको प्रॉब्लम आती है वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके वहाँ पर भेज दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए कोई सेट है 1 2 3 अप टू n तक, एंड बी अनदर सेट है जिसमें कंटेन करता है ए एंड बी एलिमेंट। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। नंबर ऑफ सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था ऑन टू। देखो 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्शन बोल देते हैं। ऑन टू को सर्जेक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू भी बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट, एक सेट बी है जिसमें ए बी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, ए से बी सेट पर नंबर ऑफ सर्जेक्शन, कितनी सर्जेक्शंस बनेंगी, तो आपने ये बताना है। देखो पहला ऑप्शन है NP2, P का मतलब है परमुटेशन, NP2, 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-1 और नन ऑफ दिस। देखो अगर हम क्वेश्चन के बारे में समझे तो क्या आपका ए सेट है 1 2 3 अप टू n एलिमेंट, एक बी सेट है, क्या बी सेट जिसमें क्या है ए और बी। अब सर्जेक्शन का मीनिंग क्या होता था हमारा, अगर आपको याद हो तो 1 1 का इंजेक्शन का मीनिंग था डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और फंक्शन होने के लिए यहाँ पर हर एलिमेंट इससे अटैच होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, सर्टेन रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विद ए कोडोमेन। और अब हम सर्जेक्शन की बात करते हैं, तो सर्जेक्शन का मीनिंग क्या था, क्या डेफिनेशन थी, द एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन और रेंज हैव प्री इमेज, मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और देखो सबसे पहली बात है, हमारे पास कोडोमेन में यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो आप किसी भी ए को किसी के साथ अटैच कर दे, बी को किसी के साथ अटैच कर दे, आपको लगेगा सिंपल, हाँ भाई कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई, 2 ही एलिमेंट है, दोनों की प्री इमेज मिल गई। बट अगर आप ये करोगे, ए की इमेज 1 है और बी की है 3 मान लो, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई हमें। बट दिस इज नॉट फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देयर आर मैनी एलिमेंट इन डोमेन विच हैव नो इमेज इन कोडोमेन। वो तो प्राइमरीली सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तो देखो फंक्शन, पहले तो इसको फंक्शन बनाना है आपको, क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन कैसे बनेगा, देखो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के साथ अटैच होना चाहिए। देखो अब देखो हमारे पास डोमेन में कितने n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है भाई। 1 के पास कितनी चॉइस है, 2, 2 के पास कितनी चॉइस है, 2, 3 के पास कितनी चॉइस है, 2, मतलब n एलिमेंट सभी के लिए 2 चॉइस ही है भाई। 1 या तो ए के साथ अटैच हो सकता है या बी के साथ, 2 या तो ए के साथ या बी के साथ, 2 चॉइस है। मतलब अगर हम परमुटेशन की थोड़ी बहुत 11th की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, इस ए बॉक्स इसको बी बॉक्स भाई, सारे एलिमेंट इसके साथ भी अटैच हो सकते हैं हमारे। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, द डिफरेंट एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, सभी की एक ही इमेज होती है कांस्टेंट फंक्शन। या ये भी हो सकता है, सारे एलिमेंट इसके साथ अटैच। तो देखो समझे, हमारे पास n एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है हर एलिमेंट के लिए। तो पहले एलिमेंट के लिए 2 चॉइस, दूसरे के लिए भी 2 चॉइस, तीसरे के लिए भी 2 चॉइस, अप टू n टाइम।
पहले एलिमेंट के पास 2 चॉइस, दूसरे के पास भी और n एलिमेंट की वैल्यू, तो टोटल चॉइस कितनी हो हमारी? समझ में आया कि नहीं आया? एक इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ, इसके 1 के पास 2 चॉइस है, 2 के पास भी, 3 के पास भी, n के पास भी, तो टोटल बनी 2 की पावर n। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर इनमें से अगर ये केस हो गया कि सारे एलिमेंट ए के साथ अटैच हो गए, तो बी बच जाएगा, बी बच जाएगा ना एक केस। अगर सारे एलिमेंट बी के साथ अटैच हो गए तो ए बच जाएगा। तो वो 2 केस हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर आप समझ लें तो सीधी सी सिंपल सी बात है, देखो हमारा ए सेट था, ये 1 2 3 अप टू n तक ए, और ये बी सेट था, ए बी एलिमेंट है। अगर सारे एलिमेंट इसके साथ अटैच हो गए, केस ये भी तो हो सकता है भाई, तो ये लेफ्ट हो गया। और सर्जेक्शन की डेफिनेशन को ये कंट्राडिक्ट कर गया कि देयर इज वन एलिमेंट हु इज नो प्री इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो ये एक केस हटाना पड़ेगा। दूसरा, तो टोटल हमारे पास 2 × 2 की पावर n केस बने हैं। टोटल चॉइस हमारे पास क्या बनी है? 2 की पावर n बनी, टोटल परमुटेशन बनते हैं। ठीक है, अब एक केस ये भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट बी के साथ अटैच हो जाए, ए लेफ्ट रह जाए, तो हमने ये 2 केस माइनस कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? एन एलिमेंट है और 2 चॉइस, हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, तो 2 × 2 2 की पावर n होगी टोटल चॉइस। और में से हमने 2 चॉइस हटा दी कि सारे एलिमेंट ए के साथ भी हो सकते हैं, ये सारे बी के साथ भी हो सकते हैं। बाकी इन चॉइसेस में क्या है, ये हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँ तो क्या कर सकते हो आप, जैसे ये ए था, ये बी था भाई, 1 ए के साथ हो गया, 2 ए के साथ हो गया, बाकी सारे बी के साथ हो गया। या फिर अकेला 1 इसके साथ हो गया, बाकी इसके साथ, सारे केसेस हैं ये भाई। 2 केस इसके साथ हो गए, 3 इसके साथ हो गए, बाकी इसके साथ हो गए, 4 इसके साथ हो गए, 5 इसके साथ हो गए, बाकी इसके साथ हो गए। मतलब ये सारे केस हैं। तो उन्हीं केसों में से एक केस ये भी बनता है कि सारे एलिमेंट ए पे चले जाए, ये भी तो हो सकता है। और दूसरा, ये सारे एलिमेंट बी पे चले जाए। तो हम इन 2 केसों को हटा देते हैं, बाकी सारे हमारे सर्जेक्शन बनाए। ये टोटल सर्जेक्शन हो गया हमारी। तो फ्रॉम ए सेट 1 2 3 एंड टू बी सेट ए बी, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर n माइनस में 2 चॉइस। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f कोई फंक्शन है आपका, रियल नंबर से रियल नंबर, बी डिफाइन बाई f(x) = 1/x, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन f is 1 1 on to बाइजेक्शन, या f is नॉट ए फंक्शन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने की चांसेस होते हैं हमारे पास। इसने देखो सिंपल से दे रहा है f(x) = 1/x, तो सिंपल सा अगर सोचे तो सीधा भाई 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1/2 है, 3 की इमेज 1/3 है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर पे, क्योंकि 1/3 1/2 1/4 एवरी आर रियल नंबर्स। बट अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे जाए हम इस फंक्शन पे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ही कुछ अलग हो सकता है। वैसे अगर आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, आप प्रूव भी कर दोगे f(x1) = f(x2), दिस इंप्लाइज f(x1) = 1/x2, दिस इंप्लाइज x1 = x2। आपने कह दिया दिस फंक्शन इज 1 1। अगर सेम इमेज है फंक्शन की सेम पॉइंट पे, तो फंक्शन इज 1 1। और ऑन टू के लिए करोगे तो मैंने बताया था ऑन टू में आप सीधा कर देते हो 1 1। तो ऑन टू में क्या करोगे, y = 1/x, x = 1/x। और ये बिलोंग करता है हर रियल नंबर के, डिफाइन होता है, थोड़ा सा याद ना हो 1/1/2 रखो। लेकिन अगर हम देखें, इसने यहाँ पर 0 के बारे में कुछ नहीं किया। ये फंक्शन भी अगर जब 0 है, रियल नंबर में भाई 0 भी तो बिलोंग करता है, पर x = 1/0, दिस इज नॉट डिफाइन। और 1 1 तो छोड़ो इसकी, ये तो फंक्शन ही नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर इसने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अगर ये चेंजमेंट कर देता, यहाँ पर लिख देता
x बराबर नॉट इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन कौन सा होता है, जो 1 1 एंड ऑन टू होता है, बट इसने ये नहीं दिया है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, डस नॉट डिफाइन, तो एफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन, तो एफ एक्स आपका फंक्शन ही नहीं है पूरे रियल नंबर की बात। हाँ, अगर ये सिंपल सा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिख देता तब दिस इज फंक्शन, क्योंकि उसने 0 को हटा दिया, जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा उसने उसको हटा दिया, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब इसने पॉइंट नहीं लिखा था, इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें क्वेश्चंस को करते टाइम। ये क्वेश्चंस देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन हम इन कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं, तो आप अगर आपने 1 1 तो प्रूव कर ही दिया था सीधा सा, आप सीधा से 1 1 को मार के, जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर दिखाई देता है, मार देते उसको सीधा आप, ठीक, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ कोई फंक्शन है 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 डोमेन 0 1 ही इसकी रेंज है, बी डिफाइन बाई एफ एक्स डिफाइन कर रखा है इसने, एक्स इफ एक्स बिलोंग इनटू क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, एक्स जब रैशनल नंबर है तो वैल्यू फंक्शन की एक्स है, और एक्स जब इरेशनल है, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, तो 1 माइनस एक्स है आपका फंक्शन। तो इसने पूछा देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो देखो अगर सिंपल सी बात करें हम, इन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपने ज़्यादा सोल्व करने की कोई दिखाने की जरूरत तो है नहीं, तो सिंपल सी बात करें, एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स में आपने एफ एक्स रखना है, ये जो फंक्शन है उसमें एफ एक्स रखना है, फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखा आपने एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रखा, इफ एक्स बिलोंग टू रैशनल, 1 माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रखता, इफ एक्स बिलोंग टू, हमने अभी क्या किया, एफ एक्स में एफ एक्स को रख दिया, एफ एक्स में, और एफ एक्स में रखा क्या, एफ एक्स को ही रखा है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो क्या है एफ एक्स की वैल्यू, अगर आप पहले देखें फंक्शन के अंदर जब एक्स रैशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स क्या होगा आपका एक्स, इफ एक्स इज रैशनल, और जब एक्स इरेशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स, इफ एक्स बिलोंग टू इरेशनल, तो इसको सोल्व करोगे तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा आपका, एक्स जब एक्स बिलोंग टू रैशनल, और 1 माइनस प्लस एक्स, इफ एक्स बिलोंग टू इरेशनल, तो 1 से 1 कैंसिल हो, तो आपका एफ ऑफ एफ एक्स क्या बना भाई, एफ ऑफ एफ एक्स क्या बना, एक्स ही बन गया दोनों केस में, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स बिलोंग टू, क्योंकि रियल नंबर के दो ही हम पूरा, अगर तो एक्स रैशनल में है, रिरेशनल, रैशनल और इरेशनल की यूनियन करते पूरा रियल नंबर, एफ एक्स क्या बन गया आपका, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स बन गया, तो ऑप्शन सी क्लियर। हमने एफ एक्स में एफ एक्स को रखा है, एफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, और जब एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स रैशनल है तो एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, जब एक्स इरेशनल है तो हमने 1 माइनस, दोनों केस में एक्स बन गया, तो दिस इज एक्स, पूरे रियल नंबर के लिए एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 10x, देन एफ इनवर्स 1 इज, तो एफ इनवर्स 1 की वैल्यू बताएं, मतलब सिंपल से बात है, एफ इनवर्स 1 का मतलब पहले तो आप फंक्शन का इनवर्स निकालना है, आपने फंक्शन का इनवर्स निकालना, उसकी वैल्यू किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे निकालना। तो देखो सबसे पहले आप एफ एक्स है आपका पास, इनवर्स निकालने के बाद एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, वाई बराबर 10x, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 इनवर्स वाई, इधर लेंगे तो इनवर्स बन गया इसका 10 इनवर्स है वाई। अब देखो मतलब आपका एफ इनवर्स वाई क्या आ गया आपके पास, अगर यहाँ से हम इसको इधर ले जाएं, एफ इनवर्स वाई एक्स इज एफ इनवर्स वाई, 10 इनवर्स वाई, रिप्लेस कर दो एक्स को वाई से, 10 इनवर्स एक्स,
तो एफ इनवर्स क्या आएगा आपका tan इनवर्स x आ गया। अब आपने एफ इनवर्स 1 की वैल्यू कहाँ किस पे निकाली 1 पे, tan इनवर्स 1। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत याद हो 11th क्लास का, tan 1 कब होता है tan π/4, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 आपका आंसर π/4। ये आपको पता होगा कि tan π/4 की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है भाई, सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू z आर बाइजेक्टिव। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो जड़ से जड़ मतलब इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर का नोटेशन भी होता है, इंटीजर से इंटीजर और बाइजेक्टिव फंक्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन क्या होना चाहिए आपका 1 भी होना चाहिए और ऑन टू। देखो हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम जो आंसर है उसको ढूंढ लें, ठीक है, या यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक एक जो आपका एक एक ऑप्शन है उसको उठाएंगे और चेक करेंगे कि ये 1 है क्या या ऑन टू नहीं है। अगर जिसमें से जिस ऑप्शन 1 ऑन टू दोनों हो जाता है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज डिसप्रूव हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन लेके चलते हैं हम, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू। अगर अब आप इंटीजर की बात करें तो फंक्शन 1 है, क्योंकि हर इंटीजर पे डिफरेंट वैल्यू देगा। 1 की इमेज क्या देगा, ये 1 देगा। 2 की इमेज क्या देगा, 8 देगा। 3 की इमेज 27 देगा। अगर उसी प्रकार नेगेटिव की बात करें, -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -8, -3 की इमेज -27। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज और है भी ये चीज। बट अगर हम इसमें 1 तो हो गया ये फंक्शन 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 1 में। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज x1 इजकल टू x2 होता है, दिस इज 1। बट बाइजेक्टिव होने के लिए ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, 4 ऑन 2 y बराबर मान लें फंक्शन को x क्यूब, x की वैल्यू क्या आ गई y की पावर 1/3 और दिस इज नॉट बिलोंग इनटू इंटीजर। भाई ऑन टू के लिए हमने क्या कहा था, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब इंटीजर है, इंटीजर के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इंटीजर रखोगे आप 2 की पावर 1/3, कोई ऐसा x है इधर डोमेन में, कोई ऐसी वैल्यू है x कहाँ का होता है डोमेन का, y कहाँ होता है कोडोमेन का। हमने y की वैल्यू रखी कोई इंटीजर 2 या 3 समथिंग जो भी इंटीजर, उसकी पावर 1/3 लोगे तो वो कभी भी इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। हाँ अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर चेंज कर देता, यहाँ रियल नंबर लिख देता, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो दिस इज आल्सो रियल नंबर, तो ये रियल नंबर होता और फंक्शन आपका 1 एंड ऑन टू हो जाता। बट ये बात कर रहा है इंटीजर की, तो दिस इज नॉट बिलोंग इन इंटीजर। तो y के हर एलिमेंट की मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिलेगी। जैसे कुछ की मिल सकती है, जैसे 27 रखो आप, 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 3 से क्यूब से 1/3 कैंसिल और x की वैल्यू मिल गई 3। बट हमें कंट्राडिक्ट करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए एक ही कमी बहुत है, तो दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो पहला ऑप्शन आपका कट गया, दिस इज नॉट फंक्शन। अब दूसरे की बात करें, ऑप्शन वाइज चले हैं, तो ये आपका देखो 1 भी है, 1 रखोगे तो 1 की इमेज 3 देगा, 3 की इमेज क्या देगा 5 देगा, 5 की इमेज डिफरेंट। तो सेकंड बी ऑप्शन के लिए हम कर रहे हैं, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 + 2 इक्वल टू x2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, फंक्शन आपका 1 हो गया। अब देखो ऑन टू कहना, तो एफ एक्स इजिकल टू
वाई मान लो, एक्स इजकल टू एफ इनवर्स आ जाएगा आपका। तो एफ एक्स इजकल टू वाई मान लो, वाई इजकल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स इजकल टू वाई माइनस टू, तो एक्स क्या आपका एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई इजकल टू एफ वाई माइनस टू, मतलब एफ इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स से रिप्लेस कर दो वाई को। अब देखो एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब देखो हर वैल्यू के लिए इंटीजर की कोई वैल्यू रखो, इसमें इसकी फंक्शन वैल्यू आएगी एंड इनवर्स इमेज आएगी। एक्स को 2 रखोगे तो 0 आएगी, 3 रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगी, 4 रखोगे तो 2 आएगी, माइनस के रखोगे तो नेगेटिव भी आ जाएगी। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू। ये हर इंटीजर के लिए डिफाइन है, पूरे इंटीजर सेट के लिए। एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन हो। और सिंपल सी ऑन टू की मीनिंग ये होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट, मतलब जो रेंज है हमारी, रेंज या कोडोमेन, उसका हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और इसके हर एलिमेंट के लिए डिफाइन है, किसी भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें इंटीजर वैल्यू, आप कोई भी इंटीजर रखोगे तो ये इंटीजर ही देगा, ना रियल देगा, ना रैशनल देगा, ना और कोई नंबर देगा। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हमारा ऑप्शन तो मिल गया हमें। अगर हम आगे वाले चेक करें, अगर आप चेक करना चाहें तो 1 1 तो हो जाएगा ये, बट ऑन टू में देखो सिंपल सी बात है, ये किस टाइप का फंक्शन है 2x प्लस 1। अगर आप इसमें 1 रखोगे तो ये 3 देगा, 2 रखोगे तो ये क्या देगा 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो कितना देगा 5, 3 रखोगे तो कितना देगा 7। कभी भी ये किसी इवन नंबर पे मैप नहीं करेगा। इवन नंबर पे मैप, अगर आप 1 1 की बात करें तो देखो इधर से हम 1 2 3 अप टू सॉन, ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के नंबर है इंटीजर में। इधर से आप कोई भी नंबर रखो, 1 की इमेज ही देगा 3, 3 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 7। तो इसके बीच में देखो 2 रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया। ये कभी भी इसकी वैल्यू नहीं बनेंगे और ये किसी नंबर से अटैच नहीं होगी तो इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। देखो 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है, हर एलिमेंट की मिल रही है इमेज, हमें डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट ही वैल्यू मिल रही है। बट हम इस चीज़ से क्या समझना चाह रहे हैं, देखो 1 किसके साथ 3 का अटैच है और 2 किसी भी नंबर के साथ अटैच नहीं होगा, 4 किसी के साथ भी अटैच नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास देयर आर, ये ओनली ऑड नंबर को 2k प्लस 1 टाइप के नंबर को अप्रोच करेगा। बाकी जो 2k टाइप के हैं इवन नंबर है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, वो किसी के साथ अटैच ही नहीं है तो उनकी प्री इमेज होगी ही नहीं। तो दिस इज नॉट ऑन टू। और उसको देख ही सकते हो 1 1 ही नहीं होगा। 1 की इमेज रखोगे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 की इमेज भी 2 होगी, 1 की इमेज भी। दिस इज नॉट 1 1, तो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट 1 1 और दिस इज नॉट ऑन टू। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सेट A contains 5 elements and the set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and on to mapping from A to B। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बताया आपको पहले 1 1 कहें या ऑन टू कहें तो मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैपिंग कहे या फंक्शन कहे बात सेम ही है। आपको बताया था मैपिंग और फंक्शन दे आर सेम चीज। अब देखो क्या कह रहा है कि ए सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है, कोई बी सेट है जिसमें कितने 6 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम सीधी सी बात करें देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं हमारे पास। इससे बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उस क्वेश्चन को करके अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखो अगर हमारे पास 1 1 ऑन टू की बात कर रहा है ये, तो भाई हमने वो मैपिंग निकालनी है, इस पर वो फंक्शंस की बात करनी है, वो कितने फंक्शंस बनेंगे, कितनी मैपिंग बनेंगी कि फंक्शन 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे।
तो देखो आपका 1 1 भी रहे, फंक्शन ऑन टू भी रहे, उसके लिए मैपिंग की बात करनी है। तो भाई फंक्शन 1 1 होने के लिए भाई 1 की इमेज क्या होनी चाहिए, 1 हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। देखो 1 की इमेज मिल गई 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। ये कोई जरूरी नहीं है आपका यही फंक्शन बने भाई, 1 की 2 भी हो सकती है, 1 की 3 में समझाने की कोशिश है। अब आपका ये फंक्शन तो बन गया, ठीक है। अगर आप इसका एक एलिमेंट बच गया, हमने तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया एलिमेंट कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं इसके एक भी एलिमेंट को इसके साथ अटैच करता हूँ तो फंक्शन क्या बचाएगा आपका, 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाएंगी, सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और वो तो आपका हो ही नहीं सकता, फंक्शन ही नहीं बनेगा भाई, फंक्शन ही नहीं बनेगा। ये हो सकता है आपको पता हो, आपका ये हो सकता है 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी भी नहीं हो सकती। ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा अगर एक ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज मिलती हो। मतलब 2 एलिमेंट्स की, 3 की, 4 की, 5 की तो एक मिल जाएगी, बट एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाए। अगर आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को इसके साथ अटैच करते हो तो ये 1 1 नहीं रहेगा, और अब ये 1 1 है तो ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू क्या कहता है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, और यहाँ पर तो छठा एलिमेंट बचा हुआ जिसकी प्री इमेज है ही नहीं। अगर आप इसको अटैच करते हो किसी के साथ तो दिस इज नॉट फंक्शन, अगर इसको नहीं करते तो दिस इज नॉट ऑन टू, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो दिस इज, तो इसकी कितनी मैपिंग बनेगी, क्योंकि ना तो जब 1 1 है तो ये ऑन टू नहीं है, जब ऑन टू बनाओगे तो फंक्शन ही नहीं है, तो देयर इज नो मैपिंग बिटवीन ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे कोई मैपिंग नहीं बनेगी कि जो 1 1 एंड ऑन टू। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी फंक्शन में 1 1 ऑन टू की बात करें कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, तो उसमें अगर ए सेट की कार्डिनलिटी और बी सेट की कार्डिनलिटी बराबर नहीं होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो हम उनमें 1 1 ऑन टू की बात ही नहीं कर सकते, एक भी नहीं बनेगी। आपने देखते ही क्लिक करना है 0, ए की कार्डिनलिटी 5 है, बी की कार्डिनलिटी 6 है, दिस इज नॉट थॉल्ट, तो कभी भी नहीं बनेगा, कोई मैपिंग बनेगी नहीं जो 1 1 हो जाए रोड तो बनेगी कब, जब दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होगी, और इक्वल होगी जब कितनी बनेगी वो आपको देखो, अगर इस सेट में n एलिमेंट्स हैं और दूसरे में भी n एलिमेंट्स हैं तो कितनी 1 1 ऑन टू मिलेंगी, पहले के पास कितनी चॉइस है n, दूसरे के पास n -1, एक अटैच होगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज 1 1 होने के लिए, और उसके बाद तीसरे के बाद n -2 अप टू जोन 3 2 1, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। और अब देखो इधर से हर एलिमेंट भी अटैच हो गए ना, पहले के पास n चॉइस ही किसी भी n नंबर के साथ अटैच हो सकता है, दूसरे के पास n -1, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं बचा, यहाँ भी नहीं, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल, जब दे हैव सेम। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो 5 फैक्टोरियल। अदरवाइज अगर इसकी कार्डिनलिटी n है, इसकी m है, m और m इक्वल नहीं है तो कभी भी नहीं होगा। ये इससे कम हो गया तो ऑन टू नहीं बनेगा, अगर इसमें कार्डिनलिटी कम होगी तो ये 1 1 नहीं बनेगा, दिस इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए सेट में क्या है 1 2 3 आर, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। देखो एक सेट पे कितने रिलेशन बन सकते हैं, अगर आपको याद हो, अगर सेट की कार्डिनलिटी n है तो 2 की पावर n, हमने बताया था रिलेशन करते हुए, अगर सेट की कार्डिनलिटी n है तो कितने टोटल रिलेशन बनेंगे, टोटल रिलेशन
2 की पावर n। और आपको याद है कहाँ से बनते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारी, आर इज सेड टू बी रिलेशन इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए की और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी 2 की पावर n टोटल सेट्स बनते हैं, ठीक है। और अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, n इंटू एन, एन स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए एन स्क्वायर, तो उसका सबसेट होता है 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे क्या बनते हैं, सबसेट्स बनते हैं, इतने हमारे रिलेशंस बनते हैं। अब देखो ये रिलेशंस की बात कर रहा है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है। इक्विवेलेंस कौन से रिलेशंस होते हैं, अगर आपको याद हो इक्विवेलेंस में, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में आपको रिमाइंड करते रहता हूँ, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए रिलेटेड टू बी है, दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक। अब एक इस सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए निकालता, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 2 2 3 3, और भी क्या आ सकता है इसमें, 1 2 1 3, फिर 2 3, ठीक है भाई, 2 3 3 2, भाई 1 2 आ गया, 1 3 आ गया। अब 2 1 भी आ सकता है, 2 3 तो आ गया, 3 1 भी आ सकता है, और 3 2 भी आ सकता है। देखो टोटल 9 एलिमेंट बने ए क्रॉस ए में। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, अब कितने सबसेट हो सकते हैं इसके 2 की पावर 9 सबसेट्स बनेंगे। और आप बनाना चाहो तो बना सकते हो 9 2 की पावर 9, बहुत ज़्यादा सबसेट्स हो जाते हैं हमारे पास। सबसे पहला एक तो खुद है ये अपने आप का सबसेट, एक 5 हो गया, फिर इसमें एक इसको ले लो, एक में से 9 डिफरेंट एक सिंगलटन सेट बना लो तो 9 सिंगलटन सेट बन जाएंगे। 2 2 के पेयर बनेंगे तब बन जाएंगे, 3 3 के पेयर बन जाएंगे, 4 4 के बनेंगे, 5 5 के, 6 6 के, 7 7 के, 8 8 के, और एक पूरा 9। तो टोटल 2 की पावर 9 सबसेट्स बनेंगे इसके, लगभग 512 के करीब। तो इसके टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल रिलेशन की बात करें हम, टोटल रिलेशन तो 2 की पावर 9, ये आपके रिलेशंस बने। अब उनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होंगे, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अदरवाइज हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलते। तो सबसे पहले देखो, एक तो खुद तो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि किसी भी सेट की बात करें उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहती है, जिस सेट पर हम रिलेशन बना रहे हैं उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो 100% इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, सिमेट्रिक 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 3 के साथ है, 3 1 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखो 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, तो 1 3 के साथ ही है, होगा ये 100%। अब देखो सबसे पहले दूसरा क्या बनेगा भाई, मैं ये ले लूँ भाई, क्योंकि ये नहीं होंगे तीनों तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, इक्विवेलेंस बनेगा ही नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1 2 2 1, 100% इक्विवेलेंस रिलेशन है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम करते नहीं, ये है 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, 2 1 के साथ ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 100।
इसके बाद 1 1 2 2 3 3 और ले लेता हूँ 1 3 और 3 का, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक और ले लेता हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, दिस इज इक्विवेलेंस। 1 2 3 और 4, और पांचवा कोई रिलेशन होगा था 5 एम्प्टी रिलेशन, जो जिसमें कुछ है ही नहीं, तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किसका चेक करेंगे। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, तो हमारे टोटल 5 रिलेशन ऐसे बनेंगे इसके जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। देयर इज 5 रिलेशन विच आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए सेट कंटेनिंग 1 2 3 एलिमेंट्स। तो किस प्रकार से हम देख पाएंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो हम उसमें सेट बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम आपसे 2 3 4 मैक्सिमम 4 एलिमेंट का दे देगा, 5 का इससे बड़ा एलिमेंट का सेट नहीं देगा। इनकी डेफिनेशंस को याद रखते हुए आप सभी को सोल्व कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए है 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट, then the number of injective mapping that can be defined from set A to B। इंजेक्टिव को मतलब 1 1, यहाँ पर 1 1 on 2 की बात नहीं कर रहा है, ओनली 1 1 की कह रहा है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में, अगर 1 1 on 2 की बात करें, ए और बी की कार्डिनलिटी दोनों की सेम नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो उनमें बनेगी नहीं 1 1 on 2 मैपिंग, सीधा 0 को टिक कर दे। बट यहाँ 1 1 हो सकता है, देखो, क्योंकि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 2 3। बी सेट में मान लो 4 एलिमेंट ए बी सी और डी। क्योंकि 1 1 होने के लिए हमें क्या है कि हमारे पास इधर वाले सेट में कम एलिमेंट हैं और इधर ज़्यादा है। अगर इधर कम हो गए इधर ज़्यादा हो गए तो हमारे पास नहीं होगा। अगर मैं यहाँ डी नहीं होके यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो कभी भी 1 1 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 है। इनकी इमेज बनाओगे, यहाँ अगर किसी को छोड़ दोगे, किसी भी पॉइंट को छोड़ दोगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और अगर किसी को मैप कर दोगे तो एक एलिमेंट 2 पे चले जाएंगे, 2 एलिमेंट 1 पे चले जाएंगे, तो 1 1 नहीं होगा। डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इधर 3 एलिमेंट है, इधर 4 है, तो 1 1 हो सकता है। पहले एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, किसी भी एक पे मैप हो सकता है। दूसरे के पास 3 चॉइस है और तीसरे के पास 2 चॉइस है। क्लियर? 4 3 12 12 दूनी 24। और ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, अगर हम इसका फॉर्मूला जनरेट करें तो क्या होता है हमारे पास 4p3 परमुटेशन ही तो कर रहे हैं हम। परमुटेशन भी तो होता है हमारे पास, क्या है 3 एलिमेंट है, 4 बॉक्सेज है, 4 बॉक्सेज मान लें। पहले के पास 4 चॉइस है, किसी भी बॉक्स में जा सकता है, चारों मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। मतलब ये मान लो ए बी सी डी 4 बॉक्स, पहला एलिमेंट किसी भी 4 बॉक्स में जा सकता है, दूसरा एलिमेंट किसी भी 3 में जा सकता है। तो यही तो परमुटेशन होता है पोजीशन के लिए जो करते हैं। तो ये हमारा परमुटेशन होता है। 4p3 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 4 3 12 12 दूनी 24। क्लियर? तो नंबर ऑफ 1 1 on 2 मैपिंग कितनी हो जाएंगी, 24। 1 1 मैपिंग ये याद रखना 100% ये कंडीशन, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो 1 1 मैपिंग ही नहीं बनेगी। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन क्या है, ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एन रिलेटेड टू एम। किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, एन रिलेटेड टू
एम, इफ एन डिवाइड्स एम, क्या है एन जो नंबर है वो एम को डिवाइड करना चाहिए। देन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस या रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो बात करें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, तो कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता जो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, हर नंबर अपने आप के साथ रिलेशन में हो, या नेचुरल नंबर की बात करें ए रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज क्या है ए डिवाइड्स ए होना चाहिए। भाई हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर की बात करें तो एन रिलेटेड टू एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज एन डिवाइड्स एन। कर रहा है भाई हमारा क्या रिलेशन, एन एम को डिवाइड करना चाहिए, और जब एन सेम है अपने आप को तो डिवाइड करता है हर नंबर, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। एवरी एंड ईच नेचुरल नंबर इज डिवाइड इटसेल्फ, वन वन को करता है, टू टू को करता है। भाई दुनिया का हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तो अपने आप के साथ तो रिलेशन में होगा कि रिलेशन क्या है, पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करे, तो रिफ्लेक्सिव तो है। देखो आपको ज़्यादा देखनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव है आपका, तो इसका मीनिंग क्या है, आपका जो रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहा वो तो घट ही जाएगा, ये ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव बात ही नहीं कर रहा है, और हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरी बात करें सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा। भाई ऐसा कोई जरूरी है, हमारा रिलेशन क्या है यहाँ पर, ए बी को डिवाइड करे, बी ए को करे ना करे। जैसे वन रिलेटेड टू टू है, बिकॉज क्योंकि वन डिवाइड्स टू, बट टू नॉट रिलेटेड टू वन, बिकॉज टू नॉट डिवाइड्स, भाई इसको नॉट डिवाइड करते हैं ऐसे, नॉट डिवाइड। भाई वन टू को तो करता है, वन रिलेटेड टू टू है बिकॉज वन डिवाइड टू, बट टू नॉट रिलेटेड टू वन बिकॉज टू नॉट डिवाइड्स वन, टू वन को डिवाइड नहीं करता है, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो देखो सिमेट्रिक जिसमें कह रहा है इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, इक्विवेलेंस वो होता है जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरी बात करें तो आपका देखो पहला क्वेश्चन ये भी कट गया, ये सिमेट्रिक की बात कर रहा था, तो बच्चा क्या यार, लेकिन आप ट्रांजिटिव को भी चेक कर सकते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव के टाइप से कर रहे हो तो। सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक कह रहा है तो कट गया, ये इसमें भी सिमेट्रिक कह रहा है इक्विवेलेंस में तो कट गया ये ऑप्शन, ये पहले कट चुका है, सिमेट्रिक कहता है लेकिन सिमेट्रिक है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव कहता है, ये बचा है। और ये आपका ट्रांजिटिव है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन कर सकते हो। ए रिलेटेड टू, अगर एन रिलेटेड टू एम है कब होगा, एम डिवाइड करेगा एम को, एम रिलेटेड टू मान लो पी है, ये कब होगा जब एम डिवाइड्स पी। क्लियर भाई, देखो एन एम को डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या होगा, आपका जो एम होगा कांस्टेंट टाइम एन का होगा। क्लियर भाई, और एम पी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो पी क्या होगा आपका कुछ कांस्टेंट टाइम एम का होगा, K1 मान लो इसको, किसको K2 मान लो, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम जो m की वैल्यू इसमें रख सकते हैं भाई जब n डिवाइड कर रहा है m को तो m इसका मल्टीपल है, ये इसको डिवाइड कर तो दिस इंप्लाइज n आल्सो डिवाइड दी। भाई n m को डिवाइड कर रहा है, m p को डिवाइड कर रहा है, n m को कब करेगा जब m p n का मल्टीपल होगा, और ये इसको कब करेगा जब इसका भी मल्टीपल होगा, तो ये इसका भी 100% मल्टीपल ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड फॉर ट्रांजिटिव, ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये भी इसको 100% डिवाइड करेगा, तो दिस इज हॉल्ड। अगर आप देखना चाहो इसमें तो कैसे कर सकते हो आप, आपका P आगे K2 टाइम है, P इक्वल टू K2, M की वैल्यू रख दो,
N1 K1N यहाँ से, तो P बराबर ये नया कांस्टेंट और गुणा करके K टाइम दिस इम्प्लाइज N डिवाइड P, क्योंकि P क्या है ये रहा N का मल्टीपल ही तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लेट f कोई फंक्शन रियल नंबर से डिफाइंड बाय f(x = x² + 1), देन प्रीमेज ऑफ 17 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। तो 17 और 13 की प्रीमेज, 3 की प्रीमेज चाहिए आप। देखो प्रीमेज मतलब इनवर्स फंक्शन निकाल ले अब इसका। देखो इनवर्स मतलब f इनवर्स 17 चाहिए आपको। तो f इनवर्स 17 हम मान लेते हैं x के बराबर है, ठीक है भाई कोई वैल्यू मान लेते हैं x के बराबर है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसका f इनवर्स निकालो उससे भी आ जाएगी। एक तो तरीका ये है y बराबर x² + 1 माने y - 1 = x², ठीक है ये निकालते, मतलब हमारा f इनवर्स x के आगे √17 आ गया, √y - 1 आ गया, x से रिप्लेस कर दिया था x - 1 आ गया। तो f इनवर्स 17 की वैल्यू क्या आ गई +-4 आ गई। और अगर हम यहाँ पर f इनवर्स में -3 रखते हैं, f इनवर्स -3, तो -3 - 1 रूट डिफाइन ही ना होता नेगेटिव पे भाई, तो दिस इज 5। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो, ठीक है। तो क्लियर।